हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से एक बार इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं मौर्य वंश के कुछ महत्वपूर्ण बातों को और यह भी जानेंगे जो मौर्य वंश आखिर में समाप्त कैसे हो गया और मौर्य वंश को समाप्त होने के पीछे क्या कारण था। चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले का अगर इनसे पीछे का वीडियो का अगर हम लोग बात करें तो इनसे पीछे के वीडियो में हम लोग जान चुके थे जो सम्राट थे अशोक ने किस किस प्रकार की अभिलेख बनवाए थे। दोस्तों, एक छोटी सी झलक हम लोग मौर्य वंश पे देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वे चाणक्य था और चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छे शासक बनाया था वे हम पीछे का वीडियो में बता चुके हैं। उनके बाद उसका बेटा बिंदुसार आया और बिंदुसार जो है एक जो है भोथ राजा जिसको कहते हैं ना अयोग्य शासक था। उनके बारे में भी हम लोग पीछे का वीडियो में चर्चा कर दिए थे और उनके बाद सम्राट अशोक आया मौर्य वंश पे शासन करने के लिए और सम्राट अशोक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी भी पीछे के वीडियो में हम लोग देख चुके थे। अब भी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं जो आखिर में किस किस प्रकार की अभिलेख बनवाई गई थी और कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में जानकारी प्राप्त करते। चलिए, मौर्य काल के वास्तुकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मौर्य वंश में जो है लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान पटना के कुंभार में मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अब मौर्य काल में जो है ना लकड़ी के घर यानी महल जो था वे लकड़ी का बनवाया गया था जो वर्तमान में पटना के कुम्हार से मिला है। पटना के एक क्षेत्र है कुम्हार, वहां से देखने को मिलता है मौर्य काल में किस प्रकार की लकड़ी की भवन बनवाया था। और मौर्य काल में जो है पत्थर का कुशल कारीगर था। मौर्य काल में जो है पत्थर का कुशल कारीगर था, यानी बहुत ही अच्छे कारीगर थे मौर्य काल में पत्थर के। अब अशोक के मध्य प्रदेश में रांची का स्तूप मिला है जो सबसे बड़ा स्तूप है और 84,000 से भी अधिक स्तूप बनवाया था अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए। लेकिन जब से ये सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म आया तब से थोड़ा थोड़ा करके उनके स्तूपों को तोड़ दिया गया और बहुत सारे राजा ऐसे आए, हिंदू राजा आए, मुस्लिम राजा आए जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो स्तूपों बनवाया गया था उन पे उनको वे तोड़ दिया। और एक बहुत बड़ा स्तूप है जो कि रांची में सरांची में है, मध्य प्रदेश में मिलता है। वे स्तूप बनवाया था जो सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है। अब अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया जिस पर चार पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा है जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अशोक जो है 4 सिंह यानी 4 मुख वाला शेर बनवाया जो आज भारत का अशोक चिन्ह के नाम से हम लोग जानते हैं, वे भारत का चिन्ह है। आखिर में किनकी चिन्ह देती है? अखंड भारत को निर्माण करने वाला मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और उन्हीं को पूरा बढ़ा के अशोक ने किया। तो आखिर में अखंड भारत के निर्माण करने वाला का अगर चिन्ह नहीं, अशोक चिन्ह नहीं बनवाता तो फिर भारत किस चीज की चिन्ह देते हैं? उनके बाद तो कई ऐसे शासक आया लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो आगे का क्षेत्र बढ़ाए, अखंड भारत से और आगे ले जाए। और आज दबा रहे हैं जो एक बिहारी क्या कर सकता है? एक ही बिहारी चंद्रगुप्त मौर्य एक बिहार का रहने वाला मगध का शासक था जो मौर्य वंश का स्थापना किया और मौर्य वंश के स्थापना के साथ साथ पूरे अखंड भारत का निर्माण किया। एक बार बिहारी को तो प्रधानमंत्री बना के देख लीजिए भारत का। वे जो आज अखंड भारत जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश है सबको मिला के एक बार फिर से अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा। इतनी बिहारी में पावर होता है, इसलिए ना कहता है एक बिहारी 100 पे भारी। समझे? जो है आप देखिएगा तो इसे देखने में जो है 3 मुख देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान में जो उसमें 4 मुख रहता है। एक पीछे से रहता है, कभी भी आप 3 डिग्री एंगल से देखिएगा तो वे पीछे का एक, आगे से अगर देखते हैं तो इसे 3 मुख नजर आता है, लेकिन जब पीछे जाते हैं तो उनमें 4 मुख रहता है। अब मौर्य काल में पत्थर से बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीरगंज से मिला है यक्ष एवं यक्षांगनी की मूर्ति। अब मौर्य वंश का जो सबसे कलाकृति था ना, कलाकृति पटना के दारागंज से मिली है, दरारगंज से, जो कि उसमें जो है एक मूर्ति है जो यक्ष एवं यांक्षिनी की एक मूर्ति है जो उस समय बहुत ही कलाकृति किस प्रकार से थी, अनोखी कलाकृति के बारे में चर्चा की गई है।
मोर वंश यानी मोर वंश में पत्थर की मूर्ति भी बनाई जाती थी। इनके बारे में चर्चा किया गया। अब अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों में मिले हैं, किंतु पाटलिपुत्र में भी एक भी अभिलेख नहीं मिला। अशोक जो है कई सारे ऐसे क्षेत्र, पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश, कई ऐसा देश में जाके अपना स्तूप बनवा दिया, लेकिन पाटलिपुत्र में एक भी यानी स्तूप देखने को नहीं मिला। अब स्तूप की संरचना, स्तूप का संरचना एक अर्धवृत्ताकार का होता है। स्तूप नहीं होता तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा और उन पे लिखिएगा स्तूप, स्तूप जो दीजिएगा तो आ जाएगा जो आखिर में किस टाइप से स्तूप स्तूप जो है देखने को मिलता है, और आप लोग देख लीजिएगा। हम उनका संरचना बता देते हैं जो आखिर में कैसा होता है। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना जिसे अंड कहा जाता है। स्तूप का ऊपर वाला जो भाग रहता है ना, वो अंडाकार का होता है। जैसे मस्जिद में बनवाते हैं या मंदिर बनवाते हैं, तो मंदिर में भी एक ऐसे करके मोड़ा जाता है और वे वृत्ताकार रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से वृत्त नहीं रहता। एक अंडा की तरह, जिस प्रकार से अंडा का अगर छिलका देखेगा तो वह अंडाकार का रहता है, उसी प्रकार से स्तूपों का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है ना, वह अंडाकार का होता है। अंडा पूरा यानी पूर्ण रूप से गोला नहीं रहता, लेकिन अंडाकार जैसा रहता है। अंडा के ऊपर में एक यानी छन्ने जैसे संरचना होती है, जिसे हारिका कहते हैं। अब जैसे ही आप यानी अंडा का एक परत हुआ, अब उनसे ऊपर जो है देख लीजिएगा, सो आप गूगल करके आपको पूरा पता चल जाएगा स्ट्रक्चर, उनको क्या कहते हैं हम बता दे रहे हैं। अब स्तूप के ऊपर में एक चलनी टाइप का रहता है, उसको हम लोग हारिका कहते हैं। और हारिका से एक मुस्लिद निकलता था, जिसे यष्ट यानी यष्टन कहते हैं। यष्ट पर तीन तिरियां लगी होती थी। उपर्युक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए दक्षिणी पथ पर रहता था। अब हरियांगा की जो ऊपर थी ना, एक कील जैसी लगी हुई है, उनमें जो है ना 4 प्रकार की कील लगी है, और वे कहीं यानी घूमने के लिए कहीं ना कहीं जो है उनको मजबूर करता है। उपयुक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए यानी प्रति स्थापित होता है। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जहां तोपरित प्रवेश यानी बनाया जाता था। अब जैसे ही स्तूप के यानी पूरा देखिएगा, तो उनके साइड में जो है कुछ दवाल जैसे जोड़ा हुआ था, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो वेदिका कहते हैं, जो वेदिका जैसे बनी हुई रहती है। अब स्तूप के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे यानी तोरण द्वार हो गया, वेदिका हो गया, अंड हो गया, हर्मिका हो गया, छत्र हो गया, अन्य कई ऐसे यानी स्तूप की संरचना होती है। ये तो हो गया स्तूप, यानी कुछ स्तूप जो बौद्ध धर्म की चर्चा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब जो है हम मौर्य वंश के अगला शासक कौन कौन बना, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अशोक का जो उत्तराधिकारी आया, वे कौन आया, तो 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु होगी। अब 232 ईसा पूर्व में जो है ना, पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अब उसके बाद जो है मगध पे अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक ने तेत्र रथ के 8वें वर्ष तक शासन किया था। अशोक जो है पुत्र दशरथ के 8वें वर्ष तक शासन किया। अशोक की भांति उन्हें देवना प्रिय की उपमा धारण की। अब देवमना प्रिय की अशोक उपमा यानी धारण किया था। उसके बाद आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले में नागा अर्जुन पहाड़ी पर 3 गुफा का निर्माण करवाया। और बौद्ध धर्म का जो था विस्तार करने के लिए आजीवक संप्रदाय के लिए जो है साधुओं के लिए यानी गया जिला में जो है नागा अर्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण किया था अशोक। अब अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरहत था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। अशोक के जाने के बाद एक तो इधर मौर्य वंश को अगर उठाने का काम किया था तो चंद्रगुप्त और यानी सम्राट अशोक। उनके बाद तो कोई ऐसा शासक ये नहीं किया जो अशोक यानी मौर्य वंश पर अपना अधिकार जमा के रखता, सब अयोग्य शासक निकला। अब इसके शासन काल में कलिंग नरेश यानी खारवेल ने कलिंग पर मगध से स्वतंत्रता। अब कलिंग पर जो आक्रमण किया था उस समय जो है नरेश खारवेल जो है मगध से अलग होके और वे अपना अलग यानी स्वतंत्र कर लिया, यानी स्वतंत्र हो गया। अब बृहद्रथ का सेनापति पुष्पामित्र शुंग तथा उसने सेनापति के निराक्षर के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। अब उनके बाद जो है मौर्य वंश का शासक जो था यानी बृहद्रथ जो था, उनके सेनापति पुष्पामित्र शुंग, जो कि अयोग्य शासक था। ये बृहद्रथ अयोग्य शासक था। अब पुष्पामित्र शुंग जो है उनकी
मार दी। बोला क्या जो साला तू जब राज्य चलाने के ही लायक नहीं है तो तुमको जीवित रहने से क्या फायदा, उनको मार दिया और वहां से शुंग वंश की स्थापना कर दिया। अब उनके बाद जो है वहां से शुंग वंश, अब जो है शुंग वंश का स्थापना हो गया। अब देखते हैं, अब जानते हैं जो मौर्य वंश का जो आखिर में नीचे गिराने का जो काम था वे किस प्रकार यानी क्यों किया था, मौर्य वंश का पतन कैसे हो गया, मौर्य वंश जो नीचे कैसे गिर गया। तो अशोक का युद्ध नीति त्याग देना। अब सबसे पहले तो एक राजा की जो कर्तव्य होता है वे कभी भी अपना हथियार नहीं छोड़ना चाहिए राजा को। जैसे ही राजा अपना हथियार छोड़ा तो सोचिए उनका पतन निश्चित है। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक रुझान होना। अशोक जो है बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानने लगे, जिनके कारण से वे बौद्ध धर्म के संप्रदाय को इतनी महानता दे दी जो वे अपने राज्य में एक भी रुपया नहीं बचाए और पूर्ण तरह से उनका राज्य कंगाल हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अब अशोक जो है बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दे दिया जो उसके आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग होना था। साथ ही विभिन्न उत्तराधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। और जो है अशोक यानी उनके बाद जो मेन कारण था मौर्य वंश की पतन होने का, तो अयोग्य शासक का होना। शासन यानी शासक सब जो भी आया वे भ्रष्टाचार में लिपट गए, अच्छे से शासन नहीं किए, जिस कारण से मौर्य वंश का अंत हो गया। चलिए दोस्त, अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे शुंग वंश की आखिर में किस प्रकार से स्थापना हुई थी और शुंग वंश का शासक कौन बना और किस प्रकार से शुंग वंश भी खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उनसे पहले अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।